राम मंदिर फिर सियासत के केंद्र में है, क्योंकि पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं को न्योता नहीं मिला है। और विपक्ष को इसी बात की बेचैनी है कि कहीं राम मंदिर का पूरा श्रेय बीजेपी के हाथों में न चला जाए, इसलिए पहले टाइमिंग पर सवाल उठे तो अब स्वामी मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हजारों साल पहले बने मंदिर का उद्घाटन फिर क्यों हो रहा है? पुराने मंदिर के उद्घाटन का कोई औचित्य ही नहीं। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि धर्म के ठेकेदार उद्घाटन का दिखावा कर रहे हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ दिखावा है। साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पहले बुद्ध विहार था। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू आस्था पर चोट कर नया विवाद खड़ा कर दिया। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर इसका अर्थ होता है चोट, नीच, अधम। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पहले बुद्ध विहार था। भगवान बुद्ध कई वर्षावास वहां हुई थी। मस्जिद और मंदिर की बात को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वो मंदिर बन रहा है। हिंदू आस्था पर स्वामी मौर्य का सीरियल बयान घमासान करवा रहा है, कभी रामचरितमानस तो कभी साधु संतों पर। लेकिन इस बार स्वामी मौर्य ने सारी मर्यादा लांघते हुए राम मंदिर पर ही सवाल खड़े कर दिए और राम जन्मभूमि को बुद्धि विहार बता दिया। इतना ही नहीं, स्वामी मौर्य ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े किए और नई पुरानी विवादित कहानी को जन्म दे दिया है। पुराने मंदिर में उद्घाटन का तो कोई औचित्य भी नहीं उठता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित धर्म के ठेकेदार दिखावे में ज्यादा यकीन करते हैं। ये दिखावा है, छलावा है, जिसका अस्तित्व हजारों साल से बना रहा है। करोड़ों लोग जिसके अनुयायी हैं, जो करोड़ों लोग जिसे भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उनमें आस्था व्यक्त करते हैं, तो अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या? स्वामी मौर्य ने कहा कि राम जन्मभूमि की जगह पहले बुद्धि विहार था, वहां कई बार भगवान बुद्ध भी गए। इसको लेकर भी उन्होंने तर्क दिए। वहां पहले बुद्ध विहार था, भगवान बुद्ध कई वर्षावास वहां हुई थी। वहां अयोध्या और साकेत दो प्राचीन नगरी हैं। महाराजा प्रसेनजीत की राजधानी सावरती थी, वो राजधानी साकेत था। भगवान बुद्ध कई बार राजा प्रसेनजीत के कार्यकाल में वहां पर वो सवाल भी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वर्तमान में वो मस्जिद और मंदिर की बात को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वो मंदिर बन रहा है। दरअसल स्वामी मौर्य बार बार लगातार हिंदू आस्था पर चोट कर रहे हैं और इस विवाद को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने भले ही चुप्पी साध रखी है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर काफी हमलावर है, क्योंकि बात आस्था से जुड़ा है। लेकिन इन्हें विचार करना चाहिए किस प्रकार से ये लोग देश के बारे में, हमारी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के बारे में, समाजवादी पार्टी के समय किस प्रकार से कार सेवकों को नरसंहार हुआ और कांग्रेस के लोग किस प्रकार से न्यायालय में राम मंदिर के निर्माण में जो सुनवाई होती थी उसमें बाधाएं डालते थे। तो इन लोगों को जनता को जवाब देना चाहिए और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे धार्मिक आस्था, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में दुश्मन कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, इन्हें जरूर विचार करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हास्यास्पद बातें करने का शौक सा हो गया है। पीछे उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक बातें कही और केवल इन सब बातों का उनका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह लोगों को तोड़ा जाए, किस तरह बंटवारा किया जाए। और इसके विपरीत मोदी जी की नीति है सबका साथ, सबका विकास। तो सबको जोड़ने के कार्य हो रहे हैं और हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि हम लोग इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। हमारे जीवन काल में हमारे सामने अयोध्या में भगवान श्री राम जी का एक भव्य दिव्य मंदिर तैयार हुआ है। यानी विपक्ष की बेचैनी इस बात से भी है
कि कहीं राम मंदिर का पूरा श्रेय बीजेपी के हाथों में न चला जाए, इसलिए पहले टाइमिंग पर सवाल उठे तो अब स्वामी मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि संतों ने इसका पुरजोर विरोध किया। देखिए, राम मंदिर पर बोलने की हैसियत किसी की नहीं है। ये राह चलते गली के कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता है। रही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, उनका अंत निकट है। बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि किसी सड़क दुर्घटना में कुकुर की मौत मर गए। यही होना निश्चित है। राम रोष पावक अति घोरा, होई है सकल सलब कुल तोरा। ये अखिलेश की पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं और जो आगामी विधानसभा लोकसभा में दिखाई पड़ेगा। मतलब जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, एक बार फिर वो मुद्दा 2024 के चुनावी रण में शोर मचा रहा है, क्योंकि विपक्ष राम के नाम पर संग्राम छेड़ चुकी है और उसमें विवाद का तड़का स्वामी मौर्य ने लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी की नजर अब अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हुंकार भरते नजर आएंगे। साथ ही परिवारवाद बनाम विकास का संदेश भी दे रहे हैं। दरअसल कल काशी प्रांत में अनुसूचित मोर्चा महासम्मेलन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिरकत करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में 16 जिले से 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। साथ ही कयास ये भी है कि सीएम योगी कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम के बाद 2 नवंबर को लखनऊ में अनुसूचित वर्ग का महासम्मेलन बुलाया गया। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में सभी जातियों को साधने में जुट गई है। साथ ही बीजेपी ने मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी भी कर ली है। पार्टी ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के बीच जनाधार बढ़ाने के लिए अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। ये लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। जिन लोगों ने विकास के कार्यों में बैरियर बनकर के आम जनमानस को विकास के कार्यों से वंचित रखा, उन सभी को दरकिनार करते हुए आज बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ जहां प्रत्येक जनपद को प्राप्त हो रहा है, कनेक्टिविटी का हो या फिर स्कूल को बनाने, कॉलेजेस के लिए, भवन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए आज ये कार्य पूरी तत्परता के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। बसपा के मूल वोटरों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी दलित सम्मेलन कर रही है, जिसे संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक दिन पहले इस अभियान का बिगुल सीएम योगी ने कानपुर में फूंका, तो एक दिन बाद प्रयागराज में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। काशी प्रांत में अनुसूचित मोर्चा महासम्मेलन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि महासम्मेलन में काशी क्षेत्र के प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, कौशाम्बी, मिर्जापुर समेत 16 जिले से तकरीबन 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अनुसूचित मोर्चा महासम्मेलन के दौरान योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी संगठनात्मक तरीके से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन कर रही है। इसमें पार्टी के बड़े पदाधिकारी और योगी सरकार के मंत्री शामिल हो रहे हैं। 30 अक्टूबर को प्रयागराज में अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन, 2 नवंबर को अवध क्षेत्र का लखनऊ में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 3 नवंबर को गोरखपुर में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकारें हैं केंद्र और राज्यों में, हम अपना रिपोर्ट कार्ड के साथ, अपना लेखा जोखे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 चुनाव में जाएंगे और कन्नौज सहित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी। दरअसल बीजेपी का दावा है कि उनकी ज्यादातर योजनाओं का लाभ इसी वर्ग को हुआ है। इसलिए पिछले चुनाव में दलित वर्ग का रुझान बीजेपी की ओर था और दलितों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। ऐसे में पार्टी इस वोट बैंक को फिर से जोड़कर रखना चाहती है ताकि उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। इधर समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने के लिए साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव करने वाले हैं। और साथ ही आपको बताएं कि इस यात्रा के दौरान एक बार फिर जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार दिया जाएगा। हालांकि सहयोगी दल कांग्रेस पीडीए का तोड़ निकालने के लिए जोर लगाने वाली है। तो जोर लगाने वाली है कांग्रेस, यानी कि एक बार फिर दोनों दल आमने सामने आने वाले हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी नीति से मिली चुनौती का सामना करने की तैयारी है। बारी बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को टक्कर देने की है और इसके लिए समाजवादी पार्टी का नया पीडीए फॉर्मूला अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कल अखिलेश यादव साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यात्रा की शुरुआत होगी। जिनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल पीडीए यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इस पीडीए यात्रा के तहत वो साइकिल यात्रा निकालेंगे। राजधानी लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इस यात्रा की शुरुआत होगी और जिनेश्वर मिश्रा पार्क पर इस यात्रा की समाप्ति होगी। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी बिसात पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रणनीति और जातीय जनगणना के मुद्दे के सहारे बिछाने का फैसला किया है। घोषित समाजवादी पार्टी की 182 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी में भी इसकी छाप साफ तौर पर देखने को मिली है। यानी अखिलेश यादव एक बार फिर अपनी रणनीति बदलते नजर आ रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में मजबूती के साथ वापसी की जा सके। इस 16 किलोमीटर में अखिलेश यादव खुद साइकिल चलाएंगे और पीडीए के नारे को बुलंद करते हुए इस बात का संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले पर ही समाजवादी पार्टी काम करेगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 1 नवंबर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है। उससे पहले साइकिल यात्रा के जरिए से अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक यात्रा को साफ साफ शब्दों से धार देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी से मुकाबले के लिए अलग थलग पड़े अखिलेश अब लाल सेना में जान फूंक रहे हैं और उन तमाम नेताओं की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं जिससे 24 के रण में एकजुटता का संदेश दिया जा सके। हालांकि कांग्रेस एक बार फिर समाजवादी पार्टी को चुनौती देने की तैयारी में है। इसके लिए पिछड़ों की गोलबंदी की जा रही है। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम लोग प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी के पिछड़े वर्ग के पूरे प्रदेश के नेता, कार्यकर्ता और तमाम लोग उपस्थित रहेंगे। इसके बाद इन सम्मेलनों के माध्यम से हम लोग जिले स्तर पर जाएंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और ग्राम स्तर तक इन अभियानों को चलाया जाएगा। यानी बीजेपी से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव ने जो रणनीति तैयार की है, उस रणनीति को चुनौती उनके सहयोगी दल कांग्रेस से ही मिलने वाली है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या 24 के रण में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कारगर साबित होगा या फिर MY समीकरण की तरह इसका भी फेल होना तय है? ये वक्त पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हो रहे इंडिया इंग्लैंड के बीच अखिलेश यादव ने सियासी दांव खेल दिया। जी हां, स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे थे और जब बाहर निकले तो अखिलेश ने क्रिकेट के जरिए सियासी तड़का लगाया और कहा 2024 को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। और साथ ही कान्हा स्टेडियम के नाम बदले जाने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, कान्हा स्टेडियम समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। बीजेपी ने सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला है। नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, ये जानना होगा। उन्होंने कहा कि कान्हा के जरिए विदेश में भी समाजवादी पार्टी का आज नाम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये समाजवादी सरकार की ही सोच का नजारा है। स्टेडियम ही नहीं बनाया बल्कि आय का रास्ता भी खोला है। आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। आज ये मैच दुनिया के न जाने कितने देशों में देखा गया होगा। ये पहचान अगर किसी ने बना करके दी तो समाजवादियों की देन है, समाजवादी सरकार की देन है। बीजेपी ने तो केवल इतना किया है कि जो भगवान के नाम पर एक कान्हा स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया।
तो नाम बदलने वालों से नहीं चीजें बदलती हैं। जब कुछ काम होगा बड़ा तब चीजें बदलती हैं। तो समाजवादियों ने कम से कम ऐसे बड़े काम किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसका परिणाम ये है कि आज दुनिया देख रही है और जो लोग यहाँ आ रहे होंगे उन्हें खुद महसूस हो रहा होगा कि ऐसा ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बने होते तो शायद और उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल मैच हो सकते। और लोकसभा चुनाव से पहले अपने किए वायदे को पूरा करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर सरकार नवंबर में होने वाले संभावित विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट ला सकती है। और इस अनुपूरक बजट में न सिर्फ वादों पर जोर होगा, बल्कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भी व्यवस्था हो सकती है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। योगी सरकार अपने वादों पर खड़ा उतरना चाहती है। जो भरोसा उन्होंने दिया था, सरकार ने उसे कर दिखाया और इसी इरादे के साथ एक बार फिर तैयारी अनुपूरक बजट की है। लोकसभा चुनाव से पहले अपने वादे पूरे करने पर जोर दे रही योगी सरकार संभावित विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट ला सकती है, जिसमें लोक संकल्प पत्र में किए वादों के लक्ष्य को साधा जा सके। शीत सत्र में अनुपूरक बजट की तैयारी तेज। वित्त विभाग अनुपूरक बजट की तैयारी में जुटा। बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था होगी। संकल्प पत्र के वादों को भी पूरा करने की कोशिश होगी। 35 से 40 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट हो सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में यूपी सरकार शीतकालीन सत्र बुला सकती है। योगी सरकार शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट लाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अनुपूरक बजट का आकार 35 से 40 हजार करोड़ के बीच का होगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में शीतकालीन सत्र की तैयारियां की जा रही हैं और इस अनुपूरक बजट में अयोध्या में श्री राम लला का जो निर्माण कार्य हो रहा है और इसके आसपास में जो तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन किया जाएगा। बताया गया कि इस अनुपूरक बजट में न सिर्फ वादों पर जोर होगा, बल्कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भी अहम व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा जिले में चल रही अन्य परियोजनाओं को भी और गति देने के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। इस अनुपूरक बजट में लोकसभा 2024 की तैयारियों की झलक नजर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनुपूरक के माध्यम से सरकार मतदाताओं के बड़े वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बड़ी योजनाएं ला सकती है। माना जा रहा है कि आम चुनाव की तैयारियों के बीच पेश होने वाले इस अनुपूरक बजट के केंद्र में आम जनता पर फोकस होगा। हालांकि 2-3 महीने पहले प्रदेश सरकार की ओर से अनुपूरक बजट लाने की चर्चा हुई थी। उसी दौरान वित्तीय विभाग ने विभागों से अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव मांगे थे। विभागों से मिले प्रस्ताव पर उसी समय अनुपूरक में शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव की सूची तैयार कर मसौदा तैयार किए जाने लगा था। फिलहाल वित्त विभाग अब प्रदेश सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र की तिथियां तय होने और सरकार द्वारा अनुपूरक बजट के लिए दिए जाने वाले दिशा निर्देश के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई है। इस हादसे में एक की मौत, 10 यात्रियों के घायल होने की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर है ये, दरअसल ओवरहेड केबल कट जाने की वजह से हादसा हुआ। रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी हो गई। हालांकि उसी वक्त आई पलासा एक्सप्रेस ने रायगढ़ ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी है। नतीजा ये हुआ कि 3 बोगियां रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की पटरी से उतर गईं। घटना विजयनगरम जिले के कोठावलासा मंडल के अलमांडा कंथकपल्ली की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हादसे के बाद की ये तस्वीर, जहां पर आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पहले एक ट्रेन ट्रैक पर ही रुक गई वायर कट जाने की वजह से, और उस ट्रेन को पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन ने टक्कर मारी है। केबल कट जाने की वजह से रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर रुक गई थी, जिसे पलासा एक्सप्रेस ने टक्कर मारी। रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर केरल से। केरल के कोच्चि में यहोवा समुदाय के लोगों का कार्यक्रम चल रहा था और इसका अंतिम दिन था आज। सुबह कार्यक्रम शुरू ही हुआ था कि लगभग 9 बजे एक के बाद एक 3 धमाके हुए।
और इन धमाकों में एक महिला की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। माना जा रहा है कि इजराइल का समर्थन करने पर सीरियल ब्लास्ट करवाया गया। हालांकि मार्टिन नाम के शख्स ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। केरल के एर्नाकुलम में सुबह करीब 9:30 बजे की ये वारदात है, जब कलामसेरी के कन्वेंशन सेंटर में एक प्रार्थना सभा चल रही थी। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले ही जोर का ब्लास्ट होता है, जिसके बाद चीख पुकार मच जाती है। धमाके के बाद कई लोग मौके पर ही गिर जाते हैं और जो सही सलामत होते हैं वो वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी हरकत में आई और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका हॉल के बीच में हुआ है। जिस हॉल में यह धमाका हुआ उसकी क्षमता 2000 लोगों की है और कहा जा रहा है कि धमाके के समय यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना के दौरान ये धमाके हुए हैं। यहोवा के साक्षी ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं। It is controllable. Only one serious case is there. They are shifting that patient to another private hospital. It is controlled because the police is inquiring all the things, and somebody is admitted in the hospital. If the injured person is, they want medical aid, so all the necessary arrangements is done by the police and the district administration. We have to inquire it, and we have to find out the culprits behind this. धमाके के पीछे की असली वजह क्या है, धमाके के पीछे किसकी साजिश है, जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुट गई हैं। अभी 2 दिन पहले फिलिस्तीन के समर्थन में मल्लापुरम में रैली निकाली गई थी और इस रैली के दौरान हमास नेता का वर्चुअल संबोधन भी हुआ था। धमाके का कनेक्शन इसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस रैली के दौरान यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने के जोर शोर के नारे लगे थे। इस रैली में हमास नेता खालिद मशेल ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। इस रैली का आयोजन सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने किया था। सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट जमात-ए-इस्लामी का यूथ विंग है। एनआईए की टीम एर्नाकुलम पहुंच गई है और जांच को अपने हाथों में ले लिया। एनएसजी की टीम भी मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की। सीएम ने उन्हें हालात से अवगत कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन